कैसे भारत ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया, कैसे बिना कुछ कहे ही भारत ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया, कैसे भारत अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्यों भारत पर 50% टैरिफ बॉम्ब फोड़ने के बाद भी अमेरिका ने भारत से ट्रेड डील मीटिंग की, क्या सच में अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत से खौफ खा रहा है? भारत ने कैसे खुद को अमेरिका की नजरों में एक खूंखार प्लेयर के रूप में दर्ज किया? क्या है भारत की असली ताकत जिसे देखकर ट्रंप भी हक्का बक्का है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। टैरिफ या कर, ये शब्द 7 अगस्त के बाद से देश विदेशों में खूब सुनने को मिल रहा है, जिसकी वजह है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अगस्त महीने में ऐसा टैरिफ बॉम्ब फोड़ा जिसकी चिंगारी कई देशों में शोला बनकर भड़क उठी। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, जैसे वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%, लीबिया पर 30%, श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक पर भी 30% और भारत पर 25%। हालांकि अमेरिका का अच्छा दोस्त होने के नाते भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका उस पर 20% का ही टैरिफ लगाएगा, लेकिन ये उम्मीद चकनाचूर हो गई और भारत की उम्मीदों पर पानी तब और फिर गया जब ट्रंप ने 27 अगस्त को यह टैरिफ बढ़ाकर 25 से 50% कर दिया, यानी सीधा डबल, जिसकी वजह थी भारत और रूस की दोस्ती, जो अमेरिका को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि रूस पर कई सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगे हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से व्यापार खत्म कर अमेरिका से व्यापार और बढ़ा ले, उससे कच्चा तेल खरीदे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सैंक्शंस लगने के बाद तो और ज्यादा रूस से व्यापारिक संबंध मजबूत कर लिए। और इसी बौखलाहट से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का बोझ लाद दिया, लेकिन भारत खामोश रहा और उसने उफ तक नहीं की, जबकि चीन ने टैरिफ को देखकर अमेरिका पर पलटवार कर दिया और अमेरिकन गुड्स पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसे सबक सिखाया। वहीं जापान ने भी अमेरिका के टैरिफ को देखकर तुरंत अमेरिका से बातचीत करनी शुरू कर दी और यूरोपियन यूनियन के साथ जब ऐसा हुआ तो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ सख्त नाराजगी दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन भारत ने 25 से 50% टैरिफ होने के बाद भी खामोशी इख्तियार करके रखी। ना तो कोई इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई और ना ही अमेरिका के साथ संपर्क साधने की कोशिश की गई, और इसकी वजह थी भारत की दूरदर्शी सोच। भारत ने चुपके चुपके बीते वर्षों की तपस्या के बाद खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि उसे अमेरिका क्या किसी के सामने भी झुकने की जरूरत ना पड़े, और ऐसा ही हुआ। भारत अमेरिका से वॉर करने से पहले ही ये बात समझ चुका था कि उसका दुश्मन चीन, अमेरिका या कोई अन्य देश नहीं है, बल्कि असली दुश्मन है भारत की दूसरी देशों पर निर्भरता, रक्षा सौदों की शर्तें, डॉलर का दबाव, प्रतिबंध, व्यापार पर अधिक शुल्क, ऐसी तमाम परेशानियां जिनसे निपटने के लिए भारत को खुद को मजबूत बनाना होगा। तभी वो अमेरिका जैसे पावरफुल देशों के सामने एक कमजोर साथी नहीं बल्कि मजबूत कंपेटिटर के रूप में खड़ा होकर उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद ही समझ चुके थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने भारत को मजबूत बनाने की पहल शुरू कर दी थी और फैसला किया था कि वो अमेरिका विरोधी नहीं बल्कि भारत पक्षीय नीतियां अपनाएंगे, खाड़ी देशों और अफ्रीका से रिश्ता मजबूत करेंगे, साथ ही बैकअप सिस्टम लेकर भी चलेंगे, क्योंकि कब कौन दगा दे जाए ये कहा नहीं जा सकता। जहां भारत की जनसंख्या को उसके लिए विदेशी श्राप समझते थे, उसी आधुनिक भारत ने जनता को अपनी मजबूती का सबसे बड़ा वरदान माना और उसी के सहयोग, सही रणनीति और बुलंद हौसलों की तर्ज पर मजबूत भारत की नींव रखी गई, जिसकी शुरुआत साल 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से हुई, जिसका मकसद था निवेश को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और कुशल बनाना, ताकि देश की रूपरेखा और रोजगार में बड़ा बदलाव आ सके। साथ ही नई साझेदारी, नई संरचनाएं, नई प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जा सके। ये मिशन भारत को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद 2015 में भारत ने कतर के साथ गैस समझौते को नए सिरे से बहाल किया ताकि गैस एंड एनर्जी को मजबूती मिल सके। 2016 में यूपीआई लॉन्च किया गया, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिससे ट्रांजैक्शन के लिए विदेशी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर से भारत की डिपेंडेंसी खत्म की जा सके, और ऐसा हुआ भी। आज भारत की बड़ी आबादी भारतीय पेमेंट मेथड के जरिए ही पैसों का लेन देन करती है। यूपीआई लाने से निर्भरता तो खत्म हुई ही, साथ ही दूसरे देशों को भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया। फिर आया साल 2017, जब जीएसटी के जरिए एक देश एक बाजार का टारगेट पूरा हुआ, जबकि 2018 में ईरान पर अमेरिकन सैंक्शंस को देखते हुए भारत ने खुद को फाइनेंशियली सेफ रखने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी, ताकि कभी भारत के वित्तीय क्षेत्र को संकट का सामना ना करना पड़े। वहीं 2019 में नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लागू की गई। दरअसल पहले ज्यादातर भारत में असेंबलिंग की जाती थी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन इस पॉलिसी के बाद भारत में असेंबलिंग के साथ साथ प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स भी बनने शुरू हो गए, जिससे विदेशों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो गई और इनकम में भी बूस्ट आया।
जबकि 2020 में भारत ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी लॉन्च की, जिससे कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर सके और इस पॉलिसी के जरिए भारत को 2 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट मिली। वहीं 2020 में पहला राफेल फाइटर जेट भारत पहुंचा। 2021 में भारत ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जिससे ऑयल को ज्यादा से ज्यादा रिजर्व करके रखा जा सके, वो भी सस्ते दामों में। जी हाँ, कोविड के दौरान जब बाजार पूरी तरह से ठप पड़ गए थे, तब ऑयल एंड पेट्रोल के दाम भी आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरे थे। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर भारत ने सस्ते दाम पर ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदा और उन्हें ऑयल रिजर्व्स में जमा कर दिया, ताकि कभी कोई देश तेल लेने के लिए आंखें दिखाए तो भारत को तेल की कमी से ना जूझना पड़े। 2022 में भारत के पहले विमान वाहक पोत यानी ISS विक्रांत को समुद्र में उतारा गया। साथ ही इस साल UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील्स भी की गई। वहीं 2023 में पे नाउ और UPI को लिंक कर दिया गया, जिससे रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ावा मिला। जबकि इसी साल भारत ने डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतरिक्ष में भी अपने मजबूत कदम जमा लिए और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार दिया। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। इस मिशन का मकसद था चांद के एक्टिविटीज को स्टडी करना। इस तरह धरती से लेकर अंतरिक्ष तक में भारत ने अपना परचम लहराया। फिर आया 2024, जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चीन के दिल में खौफ भर दिया, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर थी। यानी ये मिसाइल भारत से सीधा चीन को टारगेट कर सकती थी और किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को भेदने की काबिलियत रखती थी। ये मिसाइल सिर्फ भारत की ताकत नहीं बनी, बल्कि दुश्मनों की कमजोरी भी बनकर उभरी। इसी साल ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डील भी की गई, जिससे पाकिस्तान को बाईपास करके भारत ने मध्य एशिया के बाजारों तक अपनी सीधी पहुंच तय कर ली थी। और 2025 तक आखिरकार भारत ने वैश्विक स्तर पर खुद को एक मजबूत देश के रूप में साबित कर दिया और जापान जैसे हाईटेक देश को पछाड़कर खुद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। साथ ही भारत का सर्विस एक्सपोर्ट भी 387.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स तक जा पहुंचा, जहां 2013 में भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1.86 ट्रिलियन डॉलर्स थी। वहीं 2025 में 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई और GDP की ग्रोथ रेट 6 to 8% के बीच दर्ज की गई। यानी भारत ने सैन्य हथियारों, राजनीतिक, व्यापारिक तौर पर तो खुद को मजबूत किया ही, साथ ही आर्थिक रूप से भी एक मजबूत देश बन गया। और 2025 में PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी भी 17.65 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए, जो अमेरिका और चीन जैसे देशों के बाद तीसरे नंबर पर है। अकेले 2025 में ही भारत को 81 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिली, जबकि 2014 से 2025 का टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो वो 300 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है। सही फैसलों और सही रणनीति से न सिर्फ भारत खुद निजी तौर पर मजबूत हुआ, बल्कि उसने दूसरे देशों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। साथ ही अमेरिका के आंख दिखाने पर अफ्रीकन कंट्रीज से भी व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर लिए और आज भारत नाइजीरिया और अंगोला से तेल इंपोर्ट करता है। साथ ही अफ्रीका से उसे भरपूर मात्रा में कोबाल्ट और लिथियम भी मिलता है। अफ्रीका भारत के लिए उभरता हुआ देश है, जहां भारतीय दवा कंपनियां और दूसरी इंडस्ट्रीज तेजी से फल फूल रही हैं और भारत भी अफ्रीका में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच भरोसे और एक अच्छे व्यापारी का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। आज भारत में गरीबी और बेरोजगारी के बादल छटते जा रहे हैं और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत की पहचान अमेरिका जैसे समृद्ध देश के रूप में बनाई जा सके। और इस सब में सिर्फ भारत की ही मेहनत नहीं छुपी है, बल्कि भारतीयों का योगदान भी सराहनीय है, जिन्होंने भारत को मजबूत बनाने के लिए न सिर्फ हाई टैक्स पे किए, बल्कि भारत की पॉलिसीज, टैक्स, कई अहम फैसलों में उसका साथ भी दिया। तभी आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि उसे किसी का मोहताज ना बनना पड़े। यही वजह है कि ट्रम्प के टैरिफ अटैक के बाद भी भारत खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर अमेरिका का बाजार उसके लिए बंद हो भी गया तो अफ्रीका उसके लिए एक उभरता हुआ बाजार है, जो उसे अब खूब मुनाफा कमा कर दे सकता है। भारत ने अपना सुरक्षा कवच कई सालों की मेहनत के चलते इतना ठोस बना लिया था कि ट्रम्प के 50% टैरिफ वॉर का असर भी नहीं हुआ और यही बात ट्रम्प को हैरान कर गई। इसलिए उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भारत दौरे पर भेजा। जी हाँ, 16 सितंबर को अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच ने नई दिल्ली में भारत के प्रतिनिधि, वाणिज्य मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल के साथ एक मीटिंग की, जो करीबन 6 से 7 घंटे तक चली। इस मीटिंग में ट्रेड डील को लेकर बात की गई, साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद न सिर्फ अगले दिन ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया, बल्कि उन्हें बर्थडे विश भी किया। इस बातचीत की वजह से दोनों देशों के बीच फिर से रिश्ते सुलझते हुए नजर आए और ये पहल अमेरिका की तरफ से ही की गई है। लेकिन भारत डेयरी और एग्रीकल्चर उत्पाद में अमेरिका की एंट्री नहीं चाहता, जबकि अमेरिका इस जिद पर डटा हुआ है।
कि भारत उसे एग्रीकल्चर से लेकर डेयरी सेक्टर में आने की इजाजत दे दे ताकि उसके प्रोडक्ट्स भी भारतीय बाजार में बिक सके। लेकिन भारत ऐसा करके अपने किसानों के हाथ नहीं काट सकता, इसलिए अभी इस मुद्दे पर सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि भारत क्या फैसला लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अमेरिका को इजाजत दे सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।